प्रिय विद्यार्थियों, संवैधानिक विकास के तहत हम ब्रिटिश कालीन जो कानून, विधान, चार्टर एक्ट, अधिनियम ये जो बने हैं, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और संवैधानिक विकास भारतीय संविधान को समझने का एक सरल और सुगम माध्यम है कि किस प्रकार से विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, अधिनियमों, चार्टर एक्टों के माध्यम से भारत में संविधान का विकास हुआ है और जिसको भारतीय संविधान सभा ने बड़े सूझबूझ के साथ अपनाया है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है और भारतीय संवैधानिक विकास में मील का पत्थर है और कहीं न कहीं भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का एक प्रारंभिक बिंदु भी है। क्यों? क्योंकि 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से जो वर्ग विशेष को या विशेष वर्गों को प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत या प्रतिनिधित्व का जो बोया गया था बीज, वो बाद में एक बड़े वटवृक्ष के रूप में बना और मुस्लिम लीग के सहारे उसने भारत पाकिस्तान या द्विराष्ट्र की नीति का उसने पालन किया और द्विराष्ट्र सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया। और जैसे कि अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, फूट करो और फूट डालो, राज करो की नीति जो है वो सफल हुई। कहीं न कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें 1919 का जो अधिनियम है उसका वो प्रारंभिक बिंदु भारतीय संवैधानिक विकास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का जो अधिनियम बना, उस समय तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी और क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि ब्रिटिश संसद को या तात्कालिक भारत सचिव मोरले और वायसराय लॉर्ड मिंटो ने ये सोचा कि हम कहीं न कहीं उस भारतीय राष्ट्रवाद पर जो एक पौधा था, जो पनप रहा था, उसको कुचलने और नष्ट करने का प्रयास किया गया। तो हम ये देखेंगे तो वो जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है। पहला 1885 में INC नेशनल इंडियन कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इस स्थापना के बाद में कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन में ये कहा कि जितनी भी जो संस्थाएं हैं, चाहे विधायी संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उन विधायी और प्रशासनिक संस्था में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो इन्होंने भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात कही। ब्रिटिश जो विचारक थे और जो तात्कालिक वायसराय और जो विभिन्न विद्वान थे, उन्होंने कांग्रेस का, जैसे कि बाद में विश्लेषण किया जाता है, एक सेफ्टी वॉल के रूप में इजाद किया उसको, सेफ्टी वॉल के रूप में, कि वो 1857 की जो क्रांति थी कि जिस प्रकार से लोगों ने एक बड़े आंदोलन के रूप में, एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, ऐसा प्रयास दोबारा ना हो। इसलिए जनता और भारतीय जन
क्या चाहते हैं इसकी सूचना उनको मिलती रहे, उसका फीडबैक मिलता रहे, और साथ में ही तथाकथित भारतीय बुद्धिजीवी हैं उनको वो प्रतिनिधित्व दे सके, ताकि वो भारतीय जनता की नब्ज पे हाथ रख करके भारतीय जनता की नब्ज को पहचान सके कि वो क्या चाहती है। इसलिए इसको सेफ्टी वॉल के रूप में कहा गया। और सेफ्टी वॉल के रूप में कहा गया तो इस राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद में, जन्म के बाद में 1892 का अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बना। और भारतीय परिषद अधिनियम 1852 जो है, इसमें पहली बार निर्वाचन या चुनाव किस प्रकार से किया जाए या निर्वाचन का पुट उन्होंने रखा, कुछ सदस्यों को उन्होंने निर्वाचित सदस्यों के रूप में उन्होंने शामिल किया। तो इस प्रकार से निर्वाचन की प्रक्रिया 1892 के अधिनियम से प्रारंभ हुई। अब जब 1892 के भारतीय परिषद में कुछ लोगों को निर्वाचित किया गया, तो भारतीय जो विद्वान थे और जो भारतीय शिक्षित भारतीय जिनको कहते थे, उनके मन में रह गया, वो आई इच्छा हुई कि क्यों ना हमें भी जो विधान परिषदें हैं, जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, संगठन है, उसमें भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए उस समय जो कांग्रेस के फ्रंट पे काम कर रहे थे, बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये कांग्रेस के फ्रंट पे काम कर रहे थे। और बाद में 1907 के अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के जो अन्य नेता थे, दादा भाई नौरोजी कहा जाए, आदि गोपाल कृष्ण गोखले कहा जाए, के.एम. मुंशी कहा जाए, ऐसे बहुत सारे अनेक नेता थे, उन्होंने उन लोगों की जो प्रवृत्ति थी, उन लोगों की प्रवृत्ति को क्योंकि वो जो तथाकथित कांग्रेस के लोग थे जो नेतृत्व कर रहे थे, वो ही मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भद्रजन हैं, वो सिविलाइज्ड पर्सन हैं, और उनके सामने अगर हम अपनी मांग रखेंगे, उचित रूप से अगर उसका व्याख्यान करेंगे, तो वो हमारी बातों को अवश्य सुनेंगे, हमारी समस्याओं को समझेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन ये जो तीनों जिनका हम कहते हैं कि बाल लाल पाल, इन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्षों वर्ष से फूट डालो राज करो की नीति पर काम करते रहे हैं, और उनकी राजनीति इस प्रकार की है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति है, इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकते। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई अधिकार चाहिए तो उसके लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि इस पर दबाव बनाने की आवश्यकता है, न कि याचना या प्रेरणा की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस के दो भाग हो गए, उसके दो खंड हो गए। एक खंड का नेतृत्व बाल लाल पाल कर रहे थे, जिसको हमने उग्रवादी कहा या उनको चरमपंथी कहा या इनको गरम दल के नेता कहा गया, और दूसरे दल के जो नेता थे उनको नरम दल के नेता कहा गया, उनको प्रकार से। तो ये घटनाक्रम रहा। तो अब धीरे धीरे जो इसका तात्पर्य हुआ कि जो कांग्रेस के जो नेता थे, उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे, वो चाहते थे कि सरकार पर दबाव बनाया जाए, अर्थात सरकार की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद हो, प्रांतीय विधान परिषद हो या अन्य हैं, उसमें भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए, अर्थात भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसी समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। 1905 में उन्होंने बंग भंग किया, बंगाल के दो विभाजन कर दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल को वर्तमान इसको बांग्लादेश एक तरह से कहा जा सकता है, वो हिस्सा है, और पश्चिमी बंगाल जो हमारे भारत में इसमें जो बंगाल है वो पश्चिमी बंगाल। तो उन्होंने बंगाल के दो विभाग कर दिए, और इसके पीछे कारण ये दिया गया कि साहब ये प्रशासनिक के एरिया से बंगाल बहुत बड़ा है, लेकिन उनको लग गया था कि बंगाल में जितने राष्ट्रवादी नेता और जितने आंदोलन और जितने विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसको देखते हुए वो उस राष्ट्रीयता की भावना का अंत करना चाहते थे, उस राष्ट्रवाद को ख़त्म करना चाहते थे जो बंगाल में पनप रहा था और जो ब्रिटिश सरकार की आँखों की नींद खराब कर सकता था। इसी प्रकार से 1904 में एक एक्ट बनाया गया, विश्वविद्यालय एक्ट बनाया गया, और उसमें जो विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता थी या जो प्रभुता थी वो छीन ली, और उसके अधिकांश जो गवर्निंग बॉडी थी उसमें ब्रिटिशर्स या सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया।
इसी प्रकार से अनेकानेक वो किया गया। उसी समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति चल रही थी और महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ विरोध कर रहे थे, तो उसका प्रभाव भी भारत पर आया। तो अब ये किया जाने लगा कि जो भारतीय लोग हैं उन भारतीय लोगों को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसमें उसको स्टेक होल्डर उनको होना चाहिए, उनको उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एक 1800 लगभग 2 लोगों को, के.जी. गुप्ता को और सैयद बिलग्रामी जी को वायसराय की कार्यकारी परिषद का मेंबर बनाया गया। ये तुष्टिकरण किया गया। इसके बाद में जब उनको लगा तो मूल ने ये विचार रखा कि अब भारत में अपनी नीति, उनको पता था कि भारत में राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा है, तो अपनी नीति जो है उसको लागू करने का वक्त आ गया है। वही नीति जो वर्षों से करते हैं, डिवाइड एंड रूल। उसके तहत उन्होंने जो मुस्लिम विद्वान थे, अब होता क्या है कि 2 प्रकार की जो शासन शक्तियाँ होती है। अब आप जानते हैं कि अंग्रेज आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले मुसलमान यहाँ के शासक थे और अंग्रेजों के बाद में जो कांग्रेस थी वो इस बात का दावा कर रही थी। अब उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के राष्ट्रवादी इस आंदोलन को समाप्त करना है तो हमें कहीं न कहीं पुराना जो शासक रहा है उसको वापस बाहर लाना। उधर क्या हुआ था कि जो मुसलमान थे उन्होंने कहा कि क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमान को सत्ता से बेदखल किया था, उनको सत्ता से बेदखल किया था, इसलिए वो मुसलमान जो थे वो अंग्रेजों के विपक्ष में रहते थे और अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को गद्दे के सहारा दिया जाए। लेकिन जब उनको लगा कि अब जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस का कहते कि राष्ट्रवाद हो रहा है, इसमें राष्ट्रवाद पनप रहा है और साथ में इसमें अधिकांश हिंदू लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि एक कार्ड खेला जाए, हिंदू मुसलमान कार्ड, और वो उन्होंने खेला। और 1906 में उन्होंने आगा खान जैसे लोगों को कहा कि आप भी अपने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास कीजिए और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। यही वो मुस्लिम लीग है जिसने बाद में ये दावा किया कि वो भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है और उसके बाद में उन्होंने जिन्ना के नेतृत्व संभालने के बाद उन्होंने मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा किया। और 1942 के कैबिनेट मिशन की बात की जाए या अगस्त प्रस्ताव की बात की जाए, जहां उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि भारत एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र हैं और भारत में एक नहीं बल्कि 2 वर्ग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और दोनों वर्गों को अपने अलग अलग जगह उनको मिलनी चाहिए। और न चाहते हुए भी 1947 में 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने इस योजना को माना और भारत के 2 हिस्से करने की बात उन्होंने कही। तो वो जो शुरुआत थी वो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उस मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद में जो एक्ट बना जिसकी हम बात कर रहे हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसमें इस एक्ट में बहुत ज़्यादा धाराएं नहीं थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो बात हमने रखी गई है हम उस पर विचार करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्ट के माध्यम से प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया और इस विस्तार के दौरान भारतीयों को उसमें मौका दिया गया, अर्थात ये भारतीयों को मौका देने की शुरुआत थी। और इस शुरुआत में जिस प्रकार से अंग्रेजों ने जो बीज बोए और 1892 के अधिनियम से जिस निर्वाचन या चुनाव का समावेश भारतीय शासन प्रणाली में किया गया, उसका उन्होंने विस्तार किया और उसका उसने स्वरूप का विस्तार किया। इसमें यह था कि केंद्रीय जो विधानसभा थी, जिसको हम केंद्रीय विधानसभा कहेंगे या केंद्रीय विधानमंडल कहा जाए, इस केंद्रीय विधानसभा में ये कह रहे हैं कि 69 सदस्य होंगे और इस 69 सदस्य में से 69 या 69 सदस्य होंगे। इसमें 9 सदस्य स्थायी हैं और इन स्थायी सदस्यों की अपन बात करें तो इसमें वायसराय खुद और 7 इसके पार्षद वायसराय के और एक असाधारण सदस्य शामिल करके ये 9 सदस्य स्थायी सदस्य। 6 सदस्य जो होंगे
इस 60 प्लस 9, तो 9 यहाँ चलेंगे तो 60 होंगे, वो अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। ये अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। और इस अतिरिक्त सदस्यों में इस प्रकार से हम बात की जाए तो यहाँ पर 37 जो सदस्य होंगे, 37 सदस्य ये शासकीय होंगे या सरकारी सदस्य होंगे, और 32 जो सदस्य होंगे वो अशासकीय होंगे या गैर सरकारी सदस्य। इन शासकीय सदस्यों में हमने कहा कि 9 वायसराय सह परिषद, वायसराय जो है वो सह परिषद इसमें शामिल होंगे, और साथ में 28 सदस्य हैं, इसमें शेष रहे 28 सदस्य। इन 28 सदस्यों को वायसराय के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इसको उनको भी वायसराय के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। तो इस प्रकार से देखा कि 37 जो सदस्य हैं वो वायसराय, इसका मतलब है कि शासकीय बहुमत होगा। आप जानते हो कि 69 में से अगर हम बात करें इनकी 37 एक तरफ है और शासकीय सदस्य हैं, तो केंद्रीय विधायिका में शासकीय बहुमत हो। रहे 32 जो शासकीय सदस्य हैं, इन 32 में से 5 सदस्य, जो 5 सदस्य हैं ये भी वायसराय के द्वारा मनोनीत होंगे, ये भी वायसराय के द्वारा मनोनीत होंगे। शेष रहे 27 सदस्य, शेष रहे 27 सदस्य, तो इन 27 सदस्यों में से ये निर्वाचित, 27 सदस्य निर्वाचित। अब महत्वपूर्ण बात जो समझने की वो ये है कि जो 27 सदस्य निर्वाचित होंगे उनको समझने की आवश्यकता है कि इसमें से 13 जो सदस्य होंगे, 27 में से 13 सदस्य होंगे। इन 13 सदस्यों में से बम्बई, मद्रास, उत्तर पश्चिमी प्रांत, कलकत्ता, इनसे 2-2 सदस्य होंगे। ये साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे। साधारण निर्वाचन क्षेत्र अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिनको निर्वाचन के लिए योग्य माना गया। उस समय निर्वाचन की शर्त रखी गई तो उसमें था कि वो इनकम टैक्स पेयर हो, उसके बाद में भूमि हो, एक निश्चित भूमि हो, एक जो इनकम टैक्स पेयर हो वो ही केवल वोट दे सकता था। इस प्रकार से इनको रखा गया था। तो 13 सदस्य जो थे इसमें से 8 सदस्य तो बम्बई, मद्रास, उत्तर पश्चिम प्रांत और कलकत्ता या बंगाल, यहाँ से साधारण सदस्य निर्वाचित होंगे। और 5 जो है इसमें 5 जो शेष रहे, 8 यहाँ से हो गए और 5 में आसाम, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और पंजाब, ये यहाँ से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होगा। इस प्रकार से 13 सदस्य जो थे वो साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं, साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। और 14 सदस्य जो रहे शेष, इन 14 में से जो 12 सदस्य होते हैं वो विशेष क्षेत्र से, ये वो है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर निर्वाचन में उसका समावेश किया गया विशेष क्षेत्र। और विशेष क्षेत्रों में से जो 6 निर्वाचित क्षेत्र हैं वो भूमिपतियों को दिए गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, कलकत्ता, इनके जो भूमिपति हैं, जो लैंड होल्डर्स है, इन भूमिपतियों को दिए गए। और 6 जो हैं वो मुसलमानों को दिए गए। इन एरियाज के जो मुसलमान थे उनको दिए गए। इस प्रकार से 12 सदस्य जो आते हैं वो विशेष क्षेत्र से आते हैं। और शेष रहे 2, ये कलकत्ता के वाणिज्यिक या वाणिज्य बोर्ड जो बना हुआ था, तो कलकत्ता के वाणिज्य बोर्ड को दिए गए। अर्थात कहने का मतलब है कि 7 सदस्यों में से 14 सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र ऐसा था जो विशेष लोगों के लिए था। पहली बात तो विशेष लोगों में से 12 विशेष क्षेत्र के लिए बनाए गए थे, 6 भूमिपतियों के। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, ये जो जिनके भूमिपति थे उन भूमिपतियों को 6 निर्वाचन क्षेत्र के। भारतीय शेष जनता को बाकी दिए गए, इनको 6 निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। इसी प्रकार से 6 मुसलमानों को दिए गए
तो इस प्रकार से, और 2 जो दिए गए वो कलकत्ता वाणिज्य मंडल को दिए गए। कहने का तात्पर्य है कि इस विशेष निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से केवल उन क्षेत्रों में वही लोग वोट कर सकते थे जो इस वर्ग से संबंधित हो। अर्थात कि ये जो 6 मुसलमानों के लिए बनाए गए थे, तो 6 क्षेत्र, इसमें केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। भूमिपतियों को बनाए गए थे भूमिपति वोट दे सकते थे। वाणिज्य मंडल के सदस्य थे उसको वोट दे सकते थे। कहने का तात्पर्य है कि मुसलमानों और भूमिपतियों को उनकी आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि केवल 13 जो है निर्वाचन क्षेत्र है वो शेष भारत को दिए गए। शेष भारत को, पूरे भारत को साधारण निर्वाचन क्षेत्र में 13 स्थान मिले, जबकि 14 स्थान विशेष वर्गों को मिले। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स चाहते थे कि साधारण जनता निर्वाचनों में भाग न ले और वो इस बात का दावा नहीं करे कि हम जो हैं वो ब्रिटिशर्स के जो विधानमंडल हैं उनमें उनको अपने प्रतिनिधि भेज पाए और वो जनता की आवाज़ उठा सके। तो इस प्रकार से 1909 का ये जो अधिनियम था, जिसमें 60 सदस्य अतिरिक्त जोड़े गए और 9 स्थायी सदस्य थे, इसमें से 37 सास के सदस्य थे। तो पहली बात ये रखा गया कि 1909 के अधिनियम के माध्यम से सास के बहुमत रखा गया, अर्थात गवर्नर जनरल जो है या वायसराय है वो अपनी इच्छा से कानून बना सकता था, उसको कहीं भी एहसास किए या अतिरिक्त सदस्यों की या गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता नहीं हो सकती, उनकी आवश्यकता नहीं हो सकती। फिर उसमें क्या था कि 28 और 5 33 वो निर्वाचन को मनोनीत करता था गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के पास देखा जाए तो 9 सदस्य खुद थे और 33 उसके वो मनोनीत थे, अर्थात 42 सदस्य 69 में से 42 जो मेंबर थे वो गवर्नर जनरल के अधीन होते थे या उसके द्वारा मनोनीत होते थे, अर्थात वो गवर्नर जनरल की बात को टाल नहीं सकते थे। तो इस प्रकार से क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को मजबूत किया। इसी प्रकार से ये तो था केंद्रीय विधायिका में। प्रांतीय विधायिकाओं में अलग बात थी। प्रांतीय विधायिकाओं में जैसे मान लीजिए कि कहीं पर 16 से 20 सदस्य किए गए, मद्रास है वहाँ पर कहते हैं पंजाब है वहाँ पर केवल अधिकतम 15 सदस्य जोड़े गए। तो प्रांतीय विधायिकाओं में 20 सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन जो सदस्य जो यहाँ थे यहाँ पर क्या था, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था, उलट था। केंद्रीय विधानसभा के उलट प्रांतीय विधानसभा में ये उलट बात थी कि वहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी। वहाँ भी निर्वाचन का इसी प्रकार से स्वरूप किया गया कि जो निर्वाचित व्यक्ति हैं वो कौन चुनते थे, जिनको जिला बोर्ड के अध्यक्ष, नगर पालिका के सदस्य ये उम्मीदवार का चुनाव करते थे। और ये जो प्रांतीय विधानसभा के या प्रांतीय विधायिकाओं के जो गैर सरकारी सदस्य थे वो इनका निर्वाचन करते थे। जो 32 में से जो 27 निर्वाचित व्यक्ति हैं, ये निर्वाचित व्यक्तियों में से जो 13 जो है जो अल्प मात्रा में दिया गया था, इन सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा किया जाता था और यहाँ पर इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से इनके वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार से निर्वाचन की जो प्रणाली अपनाई गई वो जानबूझ करके कुटिल रूप से अपनाई गई ताकि मुसलमानों को इस बात का पोषण मिले कि सरकार उनके साथ है, और हुआ भी यही। बाद में जो मुस्लिम लीग है उसने अपने आप को इसलिए दावा कर पाई कि साहब केवल और केवल वही एक मुसलमानों की हितैषी है या मुसलमानों की प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से 1919 के अधिनियम के माध्यम से भारतीय संवैधानिक विकास तो हुआ न हुआ, लेकिन उसमें फूट के बीज अवश्य डाले गए और 1919 के अधिनियम के बाद में भारत जो है वो द्विराष्ट्र नीति पर चल पड़ा या 2 वर्ग या 2 समाजों की नीति पर चल पड़ा, जो अंत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के साथ संपन्न हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।